बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस स्टार्ट करते हैं। अब एपोप्टोसिस एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें बायोकेमिकल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। एक को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कहते हैं और दूसरे को डेथ रिसेप्टर पाथवे। अब जो एपोप्टोसिस है ना, ये इन मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये एक बैलेंस को मेंटेन करता है बिटवीन द सर्वाइव्ड सिग्नल और डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल। इनका मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि लेट सपोज एक सेल ओल्ड हो गया, उसको हम निकालना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, वहाँ पर ये डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल दे देगा। और न्यू सेल्स को फिर उसकी जगह रिप्लेस करना भी होता है, तो उस सिग्नल के लिए सर्वाइव्ड इंड्यूसिंग सिग्नल का नाम दिया है। सही है। तो ये क्या करेगा, ये बैलेंस रखेगा। अब इसके लिए ये क्या करता है कि ये इंजाइम्स एक्टिवेट करते हैं जिसको बोलते हैं कैस्पेसिस। इसको कैस्पेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सी डिनोट करता है सिस्टीन प्रोटीएज। ये एक सिस्टीन प्रोटीएज इंजाइम्स होते हैं और इसमें जो एस है ना, ये क्योंकि ये जब क्लीवेज करता है पेप्टाइड्स की, वो एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड की बात करता है। इसका पॉइंट वहाँ होता है डाइसेक्शन के लिए। अब ये कैस्पेसिस क्या करेगा, ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देगा। इसकी दो पाथवेज है, एक माइटोकॉन्ड्रियल है, एक है डेथ रिसेप्टर। ये दोनों क्या करता है, ये एपोप्टोटिक बॉडीज बनाते हैं और उन एपोप्टोटिक बॉडीज की फिर क्या हो जाते हैं, पेगोसाइटोसिस हो जाते हैं बाय पेगोसाइट। सही हो गया। अब ये तो जनरल ओवरव्यू बताया है। अब कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका जानना पहले मैकेनिज्म से ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होते हैं ना कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एपोप्टोसिस से जस्ट बिफोर एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, एपोप्टोटिक्स को इंड्यूस करता है, एपोप्टोसिस में मदद करता है। इसमें कुछ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो है साइटोक्रोम सी, जो हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होता था। और साइटोप्लाज्म में जो है उसको एक को बोलते हैं BH3 सेंसर या BH3 ओनली सेंसर। दूसरा BCL2 फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके लिए इफेक्टर का नाम भी यूज होता है, उसको वो है बेक्स एंड बेक। सेम टोन देता है, इसलिए याद होगा। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं ना कि वो एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, एपोप्टोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, उसको रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये है BCL2, सही है, और BCXL, ये उनका नाम है। अब एक फैमिली है प्रोटीन्स की जिसको कहते हैं BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन। सही है। ये क्या करते हैं, ये इंक्लूड होता है अब ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट प्रोटीन्स में। इसमें कुछ प्रो एपोप्टोटिक भी है, एंटी एपोप्टोटिक भी है। प्रो एपोप्टोटिक जो है ना, वो यहाँ पर हमने जब बताया बेक्स एंड बेक ये वाले है, और एंटी एपोप्टोटिक ये दोनों है। सही है। BCL2 फैमिली का नाम भी है और इस प्रोटीन का नाम भी है जो इसके मेंबर है, BCL2 एंड BCLXL। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म और डेथ रिसेप्टर मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, बाद में इसको बुक के डायग्राम में भी रिवाइज कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म को दूसरा नाम इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। सही है। ये मोस्टली फिजियोलॉजिकल भी होते हैं और पैथोलॉजिकल भी होते हैं। सबसे पहले सिग्नल जो एपोप्टोसिस के लिए देगा वो सेल को इंजरी होगा। सही है। अब इस सेल इंजरी में क्या आता है, एक आता है कि किसी वजह से ग्रोथ फैक्टर सेल से लॉस होगी, किसी भी वजह से, या उसके DNA को डैमेज किसी वजह से हो गया, चाहे रेडिएशन की वजह से हो या टॉक्सिक मटेरियल की वजह से हो या कोई फ्री रेडिकल वहाँ पर बना, या क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन्स के फोल्डिंग होता है वो मिस फोल्ड हो जाए, हमारे लिए जो रिक्वायर्ड होता है, विश्ड होता है, डिजायर्ड होता है, उसके मुताबिक ना बने, वही प्रोटीन बन जाए, तो इन सेल्स को फिर हम क्या कर देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, ये सेल इंजरी जो होते हैं ये एक्टिवेट करता है BH3 सेंसर, जो कि हमने पहले पढ़ा, ये एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन था। ये BH3 सेंसर जो थे ये आगे क्या एक्टिवेट करते हैं, अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसको कहते हैं बेक्स एंड बेक। इनका एक्टिवेशन तब हो जाता है ये जब डाइमराइज फॉर्म में चाहते हैं, दो तो कब बन जाए। लेट से ये एक बेक्स प्रोटीन है और ये एक बेक्स प्रोटीन है, ये दोनों इस तरह बॉन्डिंग बनाकर डाइमर बन गई। सही है। अब जब ये डाइमर बन जाते हैं, ये कहा जाते हैं, ये जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन पर एक्शन कर देते हैं और उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। किस चीज़ के थ्रू, उसमें चैनल्स बना देते हैं, सुराख बना देते हैं, और इन चैनल्स के थ्रू क्या हो जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C बाहर के साइटोप्लाज्म में लीक हो जाता है, बाहर आ जाता है, और कुछ कोफैक्टर्स भी इसके साथ बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो साइटोक्रोम से और ये कोफैक्टर्स क्या कर देंगे, ये एक्टिवेट करते हैं कैस्पेज 9 एंजाइम को। ये भी कैस्पेज एंजाइम का मेंबर है, कैस्पेज 9। ये कैस्पेज 9 आगे क्या करता है, ये एक्टिवेशन करता है दो तरह के एंजाइम्स की, एक को कहते हैं एंडोन्यूक्लियासिस, दूसरे को कहते हैं कैस्पेज 2।
एंडोन्यूक्लियस जाकर सेल्स की जो न्यूक्लियस की में जो डीएनए होता है या कुछ और न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं उनको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, पीसेस बना देते हैं उनकी। और जो केस्पेस 2 है ये क्या कर देते हैं, ये साइटोस्केलेटन की जो प्रोटीन्स होते हैं उसको तोड़ लेते हैं ताकि सेल की जो स्टेबिलिटी हो वो मेंटेन नहीं रहे। और ये दोनों फिर पैक कर देते हैं डिफरेंट वेसिकल में, बलून शेप चीज़ों में, जिसको क्या कहते थे हम, एपोप्टोटिक बॉडीज। ये एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होते हैं, एडेबल होते हैं और पेगोसाइट्स आकर इनको इनगल्फ कर देते हैं और बात ख़त्म कर देते हैं। अब डेथ रिसेप्टर पाथवे जो होते हैं वो भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन आखिरी स्टेप में इसमें क्या होता है, इसको एक एक्सट्रिंसिक पाथवे का नाम भी देते हैं। इसमें जब सेल इंजरी हो जाती है तो वही इंजर्ड सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं डेथ रिसेप्टर। ये भी दो तरह का है, एक को कहते हैं टाइप 1 TNF डेथ रिसेप्टर, ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर। ये सेल की इंजर्ड सेल की जो सेल होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन जब वो इंजर्ड होते हैं इसको सरफेस पर इंड्यूस कर देते हैं, इसलिए इसको डेथ डोमेन भी कहते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं फास्ट डेथ रिसेप्टर या CD95, सही है। अब जब ये उस सेल की सरफेस पर एक्सप्रेस हो जाते हैं तो क्या होता है, ये उसके लिए एक मार्केशन है कि मुझे मार दो, सही है। तो फिर टी सेल क्या देखता है, इस डेथ रिसेप्टर्स को सर्च करता है। वो जिस सेल के ऊपर ये पहचान लेते हैं तो क्या कर देते हैं, उस टी सेल्स की सरफेस पर भी होते हैं फास्ट लिगेंड जो कि फास्ट डेथ रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और TNF लिगेंड जो कि TNF डेथ रिसेप्टर से बाइंड कर देते हैं। और जब ये आकर बाइंड हो जाती है, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं केस्पेस 8 एंजाइम्स को। जब ये इंटरेक्शन हो जाए बिटवीन लाइगेंड एंड डेथ रिसेप्टर्स, ये जो केस्पेस 8 एंजाइम है ये भी जाकर क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड केस्पेसिस 2, और वो भी ये स्टेप्स फॉलो करके एपोप्टोटिक बॉडीज बना लेते हैं और पेकोसाइटोसिस आखिरकार हो जाते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज के, और सेल एलिमिनेट हो जाता है। अब इस बुक के डायग्राम से इसको रिवाइज कर देते हैं, सही है। ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे है, ये डेथ रिसेप्टर पाथवे है या एक्सट्रिंसिक पाथवे है। अब क्या होता है, जब सेल को इंजरी हो जाती है, ग्रोथ फैक्टर विड्रॉवल जो हमने पढ़ा, या DNA डैमेज हो जाती है बाय रेडिएशन, टॉक्सिन, फ्री रेडिकल या प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग्स हो जाती है, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो जब उस पर स्ट्रेस आ जाते हो तो वो अच्छी तरह उसके फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं कर पाता। इनकी वजह से क्या हो जाता था, BH3 सेंसर एक्टिवेट हो जाता है जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन था। ये अगेन जाकर BCL2 फैमिली की जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन थी, बेक्स एंड बेक, इनको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिसको इफेक्टर्स भी बोलते थे। ये जाकर इस माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट कर देते हैं और उसमें चैनल्स बना देते हैं, जिसके थ्रू साइटोक्रोम C और कुछ कोफैक्टर्स साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, सही है। अब जब ये आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, केस्पेसिस की एक्टिवेशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या था, केस्पेस 9 था, सही है। और ये एंडोन्यूक्लियस और एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर ये क्या एक्टिवेट करता था, केस्पेस 2। एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कर देता है, और जो केस्पेस 2 था वो ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन कर देता, और फिर इनको इस तरह एपोप्टोटिक बॉडी में पैक कर देते थे, और ये जाकर कहा जाता है पेगोसाइट्स इनगल्प कर देते हैं। अब ये पेगोसाइट किस तरह इनगल्प करते हैं कि ये जो एपोप्टोटिक बॉडी है, खैर ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि अपने ऊपर एक रिसेप्टर क्या कर एक्सप्रेस कर देते हैं, जो कि एक लिगेंड होता है पेगोसाइटिक सेल के लिए, मैक्रोपेज, न्यूट्रोफिल वगैरह के लिए, सही है, और वो इसको इनगल्प कर देते हैं। सेम जो डेथ रिसेप्टर पाते हैं, यहाँ पर भी फास्ट एंड TNF रिसेप्टर जो होते हैं वो इस सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिसके साथ आखिर जो साइटोटॉक्सिक T सेल होते हैं उसकी लिगेंड बाइंड कर देते हैं, और ये जो इसके अंदर की तरफ जो क्या होते हैं चीज़ होता है जिसको एडॉप्टर प्रोटीन कहते हैं, ये जाकर क्या करते हैं, केस्पेसिस की एक्टिवेशन करते हैं। यहाँ पर कौन सा था, केस्पेस एक्ट, और वो अगेन इंडो एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, और इस तरह एपोप्टोटिक बॉडी बनकर आखिर पेगोसाइटोस हो जाते हैं बाय पेगोसाइट्स। अब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का रूल्स बताते हैं, सही है। अब हमने पढ़ा कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को रेगुलेटर्स के थे, जिसमें BCL2 और BCXL आता था। ये क्या कर देते हैं कि ये जो बेक्स एंड बेक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स थी, इनको बाउंड रखते हैं, इनएक्टिव रखते हैं, और साइटोक्रोम C और इसके बाद जो कोफैक्टर्स वगैरह होते हैं उनको भी बाउंड रखता है। जब इनको बाउंड रखता है तो क्या होता है कि ये पाथवे एक्टिवेट नहीं होता और एपोप्टोसिस नहीं होता। अब इस चीज़ को कौन रेगुलेट करता है, जब तक ग्रोथ फैक्टर की अवेलेबिलिटी हो ये एक्टिव रहेंगे ये रेगुलेटर्स, या जब तक DNA जो होते हैं वो प्रॉपरली पड़ा रहता है और इसको कोई डैमेज ना हो। तीसरा,
प्रोटीन्स भी मिसफोल्डेड ना हो। तो ये जो रेगुलेटर्स होते हैं ये तब एक्टिव रहते हैं और ये इन दोनों को क्या कर देते हैं, बाउंड रखते हैं अपने साथ और इनको एपोप्टोसिस इंड्यूस करने के लिए नहीं छोड़ते। अब क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल, इसमें क्या होते हैं ना कि जो एपोप्टोटिक सेल्स होती है या इसकी जो टुकड़े होते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज जिसे कहते हैं, ये पेगोसाइट्स को डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं, ईट मी सिग्नल्स, ताकि वो आकर इसको क्या करें, एनगल्फ करें। पेगोसाइट आ जाता है और इस सिग्नल की वजह से सही है, ये एक इन्वाइटेशन सिग्नल होते हैं, इन ही सेल से बैंड कर देता है और इनको इनगल्प कर देता है एक विदाउट एनी कंटेंट्स लीकिंग आउट। किस चीज़ के लिए, ताकि इन्फ्लेमेशन काज ना हो। अब ये सिग्नल किस किस तरह होता है, एक फर्स्ट वाला फॉस्फेटिडाइल सीरीन सही है। अब फॉस्फोलिपिड्स के डिफरेंट टाइप्स है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, स्पिंजोमाइलिन है, इसमें एक होता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। नॉर्मली ये जो होते हैं ना, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इनर लेफ्लेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनर लेफ्लेक्ट, डबल लिपिड मेम्ब्रेन होता है, लिपिड बाइलेयर, उसका एक इनर होता है एक आउटर। ये जो पर्पल कलर है ना, ये स्पिंजो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है सही है। आउटर लिपलेक्ट में ये नहीं होता, लिपलेक्ट मीन्स पेज सही है, यहाँ पर इससे इनर लिपिड लेयर मुराद है और आउटर लिपिड लेयर मुराद है। जब ये एपोप्टोटिक सेल बन जाए, ये क्या कर देता है, ये अपनी इस फॉस्फेटिडाइल सीरीन को आउट लिपलेक्ट पर ले जाता है सही है, जो आउटसाइड हो। ये क्या होता है, ये एक्ट एज अ रिसेप्टर, या इसको हम क्या कहते हैं, लाइगेंड्स कहते हैं। किस चीज़ के लिए, पेगोसाइट्स के लिए। फिर पेगोसाइट्स आकर इससे अपना रिसेप्टर बेंड कर देते हैं और इस सेल को इनगल्प कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पर शो किया गया है। ये दो जो है सही है, ये फिर इस पेगोसाइट्स के लिए इसके रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाती है और पेगोसाइट इसको निगल लेता है। अब सेकंड क्या होता है, डिफरेंट सॉल्युबल फैक्टर्स इसी रिलीज कर देता है, वो भी जाकर क्या कर देता है, पेगोसाइट को इनवाइट कर देता है। थर्ड, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर देते हैं। जाहिर बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिपिड्स और प्रोटीन ही से बना होता है और उन प्रोटीन्स को सीक्रेट भी करता है, सही हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी। एक ग्रीन बॉक्स में डिस्कस किया है कि जब हम हेमोटॉक्सिलिन और यूसिन स्टेन से एक सैंपल ऑफ एपोप्टोटिक सेल को एग्जामिन करता है अंडर माइक्रोस्कोप, उसमें डिफरेंट चेंजेस, इसमें न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था। पहले क्या होता है, तब पिक्नोसिस होता है जिसमें न्यूक्लियर मटीरियल की कंडेंसेशन होता है, जो क्या थी, क्रोमेटिन वगैरह की। फिर सेकंड क्या होता था, कैरियोरेक्सिस होता था, जिसमें क्या होता था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बढ़ जाता था और इसके कंटेंट बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते थे सही है, और इसकी जो डीएनए वगैरह उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती थी। थर्ड कैरियोलाइसिस था, इसमें डीएनएज और आरएनएज आ जाते थे और ये सारे के सारे जो सिस्टम था उसको खा लेते थे, ख़त्म कर लेते थे। फिर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस के बारे में कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, श्रिंकेज होते हैं, इससे पानी बाहर जाते थे और क्या होते थे, सेल का साइज डिक्रीज हो जाता था और आखिर में ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पेगोसाइट इनको खाकर ख़त्म कर देते थे सही है। अल्लाह हाफिज़।